भाग 1 में हमने देखा कि किस तरह सेठ श्यामलाल को कलुआ चोर ने मार डाला और खुद वहां का प्रधान बन गया। इधर भीमा की मां की मृत्यु हो गई और लाला का भीमा के ऊपर कर्ज हो गया। अब भीमा को अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए भी कुछ पैसों की जरूरत है। भीमा अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए लाला के पास पैसे मांगने गया। लाला ने पैसे तो दे दिए, लेकिन भीमा से एक वादा करवा लिया कि तू ये पैसे मेरे यहाँ काम करके ही चुकता करेगा। भीमा ने हामी भर ली और पैसे लेके अपनी मां का दाह संस्कार कर दिया। भीमा अब रोज सुबह जल्दी उठकर लाला के यहाँ काम पे जाता है। लाला काम ज्यादा लेकिन दाम कम देता है, लेकिन वादे के अनुसार भीमा ना चाहते हुए भी लाला को नहीं छोड़ सकता था। भीमा के ऊपर लाला का अब 300 रुपए कर्जा था। कर्जा भीमा मेहनत करके चुकाना चाहता था, लेकिन लाला बहुत ही बुरी नीयत का आदमी था। भीमा को काम तो देता था, लेकिन उतना ही काम देता था जितना कि उसका घर का खर्चा चलता था। उसके ऊपर कमाने की भीमा सोचता तो था, लेकिन लाला उसे कमाने नहीं देता था। अब उसका घर रोजमर्रा की तरह ऐसे ही चलता रहा, जैसे 15 रुपए कमाकर 15 रुपए खाने के लिए, बस यही उसकी दिनचर्या चलती रही। भीमा को अब 3 साल हो चुके थे। भीमा के पास एक बेटा हीरा नाम का था। हीरा अभी 1.5 साल का था। हीरा जब से आया था, भीमा और भी ज्यादा दुखी होने लगा था, क्योंकि पहले 2 लोग थे तब खाना पूरा नहीं हो पाता था, अब 3 लोग, अब क्या होगा। भीमा यही सोचकर चिंता में डूबा रहता था। भीमा यही सोचता था कि अब लाला से कहूंगा कि मुझे कुछ ज्यादा काम दिया करें, या मैं आपके यहाँ से काम बंद कर दूंगा। भीमा ने यही किया। भीमा लाला से अपने काम के बारे में कहने गया। लाल ने भीमा को धुतकार कर वहां से भगा दिया। कह दिया, बंद कर दे काम, काम की धमकी मुझे मत दे, मेरे बाकी के पैसे मुझे वापस लौटा दे। तूने जो 400 रुपये खर्च कर लिए हैं, मेरे पैसे मुझे दे दे और यहाँ से दफा हो जा। भीमा बहुत ही मजबूर था। वह न तो मर सकता था न ही कुछ कर सकता था। भीमा की जिंदगी अब दुख में होने लगी थी। 5 साल भीमा को इसी दिनचर्या के अनुसार हो गया। भीमा के पास अब 2 पुत्र थे। पहला बड़ा पुत्र हीरा था, जिसकी उम्र 5 साल थी। दूसरा पुत्र हरिया था, जिसकी उम्र 1 साल थी। हरिया तंदुरुस्त था, लेकिन हीरा कुपोषण का शिकार था। जब हरिया 8 साल का हो गया और हीरा 12 साल का, तो हरिया अपने पिता से केवल एक ही बात पूछता था कि पिताजी, बाबा जी की मृत्यु कैसे हुई थी। भीमा हर बार छिपा लेता, लेकिन जब हीरा ने भी यही बात दोहरा दी तो भीमा को फिर सब कुछ बताना ही पड़ा। भीमा ने हीरा को बताया कि किस तरीके से तुम्हारे बाबा की मृत्यु कलुआ ने बैलों से कुचलवा कर की थी, और अब वह सबका भला बनकर प्रधान बन गया है। वह हमसे, हमारे परिवार से अंदरूनी दुश्मनी रखता है, इसलिए उससे दूर ही रहना। भीमा अपने बच्चों को जो खाना खिलाता था तो खाने की पूर्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए वह लोग भीमा और उसकी पत्नी थोड़ा थोड़ा भोजन करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन अपने दोनों पुत्रों को भरपेट खाना खिलाने के लिए एक दूसरे को अपनी अपनी थाली दे देते थे, लेकिन हीरा अपने छोटे भाई हरिया को अपना भोजन दे दिया करता था। यले तू खा ले, तेरा पेट भर जाए तब मैं खा लूंगा। हरिया जैसा कि तंदुरुस्त था, हरिया अपना भी भोजन खा लिया करता था और हीरा का भी भोजन खा लिया करता था। दिनचर्या यूं ही चलती रही। हरिया तंदुरुस्त हो गया और हीरा कुपोषण का शिकार तो पहले से ही था और कमजोर हो गया, बीमार पड़ गया। एक बार की बात है, जब हीरा ने अपना भोजन हरिया को खाने के लिए दे दिया तो भीमा ने ये सब देख लिया। भीमा हीरा पर बहुत बुरी तरीके से चीखा चिल्लाया कि उसका भोजन उसे आने दे और अपना भोजन तुम खा, इसलिए तुम छोटा लगता है, और जबकि तू हरिया से बड़ा है और तू इतना दुबला पतला है। उसे देख, वह छोटा है और इतना हष्ट-पुष्ट है। यह बात हरिया को अच्छी नहीं लगी। हरिया रात को घर छोड़कर भाग गया। हीरा की रात को बहुत तेज तबीयत खराब हो गई, जिससे कि वह पलंग से उठ भी नहीं सकता था। भीमा यह देखकर बहुत घबरा गया और उसे तुरंत वैद्य के पास ले गया। वैद्य जी ने कहा कि यह बच्चा भोजन नहीं करता है, जिसके कारण इसकी हालत खराब हो गई है, इसे भरपेट भोजन दिया करो। हीरा के लिए दिमाग वैद्य जी से दवा लेकर घर आ गया। भीमा की पत्नी घर पर रो रही थी कि मेरा छोटा बेटा हरिया कहाँ है, सुबह से गायब है, आपने उसे डांटा था इसीलिए गायब है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी, मुझे मेरा छोटा बेटा हरिया चाहिए। वह रोती बिलखती ऐसे ही चिल्ला रही थी। हीरा कहने लगा कि पिताजी, शायद हरिया कलुआ के घर तो नहीं गया। भीमा घबरा गया और भागा भागा कलुआ के घर गया। भीमा ने कलुआ से पूछा कि हरिया कहाँ है। कलुआ ने जवाब दिया, कौन हरिया, मैं किसी हरिया को नहीं जानता। भीमा ने फिर से पूछा कि मेरा छोटा बेटा हरिया कहाँ है, वह आपके पास तो नहीं आया। कलुआ बोला कि हमारे पास नहीं आया, अगर आया होता तो हम उसे जरूर बैठाते, लेकिन वह यहाँ आया नहीं है। अब खिल्ली उड़ाते हुए कलुआ ने भीमा से पूछा, क्या हुआ,
क्या नाराज होकर छोटा बेटा घर से भाग गया है? भीमा शर्मसार नजरें लेकर वहां से चला आया। भीमा ने घर जाकर पत्नी को सब कुछ बताया कि कलुआ के घर पर भी हरिया नहीं है। अब गया तो गया कहाँ, पूरे मोहल्ले में पूरे गांव में उसे ढूंढ लिया, लेकिन हरिया का कहीं पता नहीं चला। हरिया गया कहाँ? आखिरकार हरिया जा कहाँ सकता है? पूरा परिवार यही सोच रहा था और रो रहा था, क्योंकि रोए भी क्यों ना, क्योंकि छोटा बेटा जो घर से चला गया है। पूरे घर में मातम जैसा माहौल मचा हुआ था। हीरा बीमार था, लेकिन हरिया को ढूंढने के लिए वह भी एक ओर चला गया। एक और भीमा की पत्नी और एक और खुद भीमा हरिया को ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन जब वह सब लोग रात को वापस लौट के आए, पूरे सुबह से निकले, तो फिर हरिया का कहीं पता नहीं। सब लोग अपने एक जगह एकजुट होकर रो रहे थे कि अब हम कहां से ढूंढेंगे? छोटा बेटा गया तो गया का लगता है, या तो उसे कोई जंगली जानवर खा गया, या उसे कोई दिक्कत उठा ले गए। सब यही सोच रहे थे। रात सभी ने रो रो के बिताली। सुबह फिर वही हरिया की तलाश। इस सब में भीमा का काम भी बहुत मारा जा रहा था। उधर हरिया ये सोचकर जंगल चला गया था कि जंगल में कुछ नहीं तो मैं फल खा के अपना पेट भर लिया करूंगा। यहाँ सभी को मेरे खाना खाने से परेशानी होती है। और सही सोचते सोचते हरिया गांव के पास के घने जंगल में चला गया। जंगल में उसे कुछ तंबू जैसे लगे दिखे, लेकिन उसे उन तंबुओं से थोड़ी दूर कुछ 4 सेब रखे दिखे। हरिया ने बिना कुछ सोचे समझे उसमें से एक सेब खा लिया। हरिया को थोड़ा चक्कर जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मैं भूखा हूं, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलो तो ये सभी सेब खा लेता हूं। और हरिया ने वो सभी सेब खा लिए। हरिया सेब खाते ही बहिश हो गया। जैसे ही हरिया बहिश हुआ, सभी कबीले के डकैत आ गए और हरिया को लेकर अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। सरदार ने हरिया को देख के बोला, इस बच्चे को होश में लाओ। हरिया को एक डकैत ने होश में लाया। हरिया ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? सरदार ने बताया कि तू सही है, हमारे कबीले में आया था खाना खाने के लिए। आज से तू हमारे कबीले में ही रहेगा और यहाँ तुझे खाना पीना पहनना ओढ़ना सब सही तरीके से मिलेगा। इस चीज की तुझे कोई फिक्र नहीं करनी है और फिर तू हमारे लिए काम करेगा। हरिया भूख का आदी था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे सरदार की बातों को मान लिया। हरिया को सरदार के यहाँ पे आज 5 साल हो चुके थे। अब हरिया की उम्र 13 साल की थी। हरिया 13 साल की उम्र से ही डकैती लूट करने लग गया था। उधर भीमा और उसकी पत्नी आज भी अपने बेटे को याद करते हैं। हीरा अकेला पड़ गया था, उसे अपने छोटे भाई की याद खाए जा रही थी। उससे खाना नहीं खपता था। जब भी वो खाना खाने बैठा था तो हीरा को हरिया की याद आ जाया करती थी। हरिया डकैती में इतना माहिर हो चुका था कि उसे अपने परिवार की कोई याद भी नहीं आती थी। एक दिन हरिया सो रहा था, उसे अचानक अपनी पिता की बात याद आई कि किस तरीके से कलवा ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, हमारे बाबा को मार डाला, हमारे पिता पर कर्ज करवा दिया, किस तरीके से उसने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। यह सब सोचते सोचते हरिया सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। वह रात को ही अपने संग साथियों को लेकर और कलुआ प्रधान के घर पहुंच गया। जब हरिया कलुआ प्रधान के घर पहुंचा तो कलुआ ने जैसे ही हरिया को देखा, प्रधान रोने लगा, कहने लगा, बेटा बेटा मैं तेरे बाबा समान हूँ, बेटा मुझे माफ कर दे। बता बता बेटे, तू मुझसे क्या चाहता है? मैं वह सब करूंगा जो तू मुझसे कहेगा। हरिया बोला, मेरे बाबा को जिंदा कर सकता है, मेरे बाबा की शान मान मर्यादा को वापस ला सकता है, मेरे पिता पर लगाएगा कर्ज को वापस कर सकता है, मेरे पिता की मां जो कि तड़प तड़प के मरी उसे जिंदा कर सकता है। बता, मेरे भाई के कुपोषण का कारण तू है, मेरे भाई को हष्टपुष्ट बना सकता है। नहीं ना तो फिर मैं तुझे आज एक वरदान समान मुक्ति देता हूं, यह गोली खा और ईश्वर के पास जा। इतना कहकर अपने पास रखी बंदूक को उठाया और प्रधान के ऊपर तान दी। कलुआ हरिया से रो रो के अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन हरिया को अपने पिता की समया नजर आ रही थी। उसने अपने साथियों से कहा, मार दो इस हत्यारे को। और ऐसा कहकर हरिया अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसे उसका बड़ा भाई हीरा मिला। बेचारा हीरा लाला के बैलों को चारा खिला रहा था। ये सब देख के हरिया को बड़ा डक हुआ और उसने अपना चेहरा छिपा के हीरा से पूछा कि हे लड़के, ये किसके बैल हैं और तू कौन है? हीरा बोला कि मेरा नाम हीरा है और मैं स्व श्री श्याम लाल जी का नाती हूँ, मेरे पिता का नाम भीमा है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तो तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? हीरा रोते हुए बोला कि मेरे पिता घर पे हैं, उनकी बाजू खराब हो गई है, इसलिए उनकी जगह मुझे काम करना पड़ता है। हरिया का कलेजा भर आया और अपने आंसुओं को रोकते हुए हरिया ने जवाब दिया कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? हीरा ने जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं जानता कि आप कौन है। हरिया ने कहा कि मैं यहाँ के प्रधान को मार के आया हूँ, अपने पिता से बोल देना कि उनका काम हो गया है।
इतना बोल के हरिया वहां से चला गया। हीरा शाम को बैलों का काम खत्म करके जब घर गया तो उसने अपने पिता को वही सब बातें बताई। भीमा समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि हरिया ही था। भीमा ने जब इतने में ही गांव बलों की भागने की आवाज सुनी तो वो भी चल दिया। देखा कि गांव के सभी लोग प्रधान के घर की ओर जा रहे थे। भीमा ने एक भाई से पूछा कि भैया क्या हुआ, सब कहाँ जा रहे हैं। वो व्यक्ति बोला कि अरे पूरे गांव को पता है लेकिन तुझे नहीं आता है कि प्रधान की गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है। भीमा बड़ा ही दिल को तसल्ली देते हुए अपने घर की ओर चला आया। सब बड़े ही खुश थे। तभी गांव में सबके चीखने की आवाज आती है कि लाला के बैलों को किसी डकैत ने मार दिया। लाला बड़ा ही दुखी बैठा रो रहा था। तभी भीमा लाला के पास गया और बोला कि लाला मुझे कल काम चाहिए। बैलों के मरने मात्र से मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। लाला अपनी गलती नहीं समझ पा रहा था और भीमा को बोला कि ये सब तेरा ही किया हुआ है। भीमा बोला कि जस करनी तस भरनी लाला, तूने मुझे मेरी माँ से भी दो बोल बोलने दिए थे। कर याद लाला कर, अब तेरा बुरा समय आ गया है लाला। आज मेरी एक बाजू खराब है, उसका कारण तुम है लाला। इतना कहकर भीमा अपने घर चला गया। रात गांव में डकैत आए और सीधे लाला के घर जाके और लाला की तिजोरी को उठाया और लाला के दोनों हाथों को काट दिया और वहां से चले गए। सुबह सभी को खबर हुई तो लाला अपनी करनी के लिए शर्मिंदा था और भीमा से माफी मांग रहा था। भीमा को भी लाला पे तरस आ रहा था कि बेचारा अपने बिना हाथों के अब कैसे अपना जीवन गुजारेगा। सभी अपने अपने घर चले गए। हीरा लाला के पास रह गया और लाला की सेवा करने लगा। भीमा ने जब हीरा को आने को कहा तो हीरा बोला कि पिताजी, माना कि ये लाला बुरा है लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं था, ये सब लालच का परिणाम था। अब लाला के अंदर लालच नहीं रही है, अब लाला एक शुद्ध व्यक्ति है, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। भीमा को अपने बेटे पे बड़ा ही गर्व हुआ और बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भीमा इतना बोलकर चला गया। दिन बीतते गए और देखते देखते 5 साल बीत गईं। हरिया अब कबीले का सरदार था और हीरा लाला के घर का मालिक। लाला ने मरने से पहले अपना घर और अपनी बेटी का हाथ हीरा के हाथ में दे दिया। भीमा का एक होंठ कटवाना पड़ा क्योंकि वो खराब हो गया था। अब भीमा की सेवा भीमा की पत्नी करती है और हीरा अपने ससुर जी के घर में रहता है। हरिया को जब ये पता चला कि मेरे भाई की शादी हो गई है, हरिया को बड़ा बुरा लगा कि मुझे बताए बिना इन लोगों ने शादी कर ली। लेकिन हरिया को इस बात का नहीं पता था कि उसके पिता का एक हाथ कटवाना पड़ा है। वह जब घर आया तो उसने गुस्से में पूछा कि तुम लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं और भैया की शादी भी कर ली। आपके लिए तो मैं मर गया था ना। इतना जब हरिया ने घर में अपने माता पिता को सुनाया तो उसकी माँ गुस्से में उठकर आई और हरिया के एक खींच के चांटा मार के बोली कि तेरे पिता एक होंठ से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और तू है कि उन्हें इतनी बुरी तरीके से सुनाए जा रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही है। हरिया बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले घर से चला गया। भीमा बेचारा हरिया को आवाज देता रह गया कि बेटा सुन बेटा, लेकिन हरिया ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। भीमा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तूने सही नहीं किया, इतने वर्षों बाद बेटा घर पे आया था और तूने उसे नाराज करके भगा दिए। भीमा इतना कहकर रोने लगा। भीमा बोला कि आज मेरा बेटा पूरे 15 साल बाद आया था घर पर, तूने उसे भगा दिया। दोनों मियाँ बीवी रोने लगे लेकिन हरिया वापस लौटकर नहीं आया। हरिया अपने कबीले में लेटा लेटा सोच रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। हरिया ने सोचा कि चलो कल पिताजी और माँ से माफी मांग लूंगा। यह सोचते सोचते हरिया सो गया और सुबह उठकर स्नान मुद्रा से मुक्त होकर हरिया ने अपने घर की सिद्ध लगा दी और अपने घर को जल्दी। आज हरिया अपने घर पहुंचा तो उसने देखा घर के बाहर इतनी भीड़ कैसे। आखिर माजरा क्या था, हरिया के घर के बाहर इतनी भीड़ किसकी थी, देखेंगे भाग 3 में।